बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर जंगा सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही उसे झंझरी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में राशि इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वाक करने ऊपर ना आई थी, वरना उसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि उसे सर्दियाँ कुछ खास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने काफ़ी मेकर निकाला, लॉन्च में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज़ ने घर में फैली खामोशी को ख़त्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ काफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता नहीं चला और वह वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वह रुखसत होकर नवीद आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि उसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी। जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बायस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमदा ना हुआ। यही सबब था जो वो अपना भाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रहायश पजीर थे, जहाँ रुमैसा को तो और कोई मसला ना था सिवाय इस खाली प्लाट के जो इसके बेडरूम की खिड़की के आन सामने था। इस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वाल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लाट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थीं। अम्मा हाजरा ने बताया था कि हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है, जो कि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया। मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्र के आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें बन गई। मगर इस प्लाट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह पर मौजूद था। ये कब्रिस्तान कम अज़ कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा नवीद इससे कोई मसला ना था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि उसे लगता था शायद ये परेशानी इसकी अपनी साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी। राशि इलाके में ये कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गए, वरना मैं तो छत पर अकेले वॉक कर करके बोर हो रही थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा उसे देखते ही खुल गई। रुमैसा ने देखा कि उसके सफ़ेद रंगत में कदरे पिलाहट खुली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है? तुम्हारी बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता, फिर भी उसका साथ रुमैसा को काफ़ी अच्छा लगता था। वो काफ़ी गुमसुम सी लड़की जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद रुमैसा पहले दिन ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। ना कभी माला ने उसे अपने घर आने की दावत दी, ना रुमैसा उसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था जो ऊपर वॉक करने के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा न लगता। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ में पकड़ा गर्म मूंगफली का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक कि भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी उसे कोई चीज़ खाने को देती तो वह हमेशा इनकार कर देती। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मज़हब के मुतल्लिक ना पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा ना लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जिसके घर के करीब ही था। फिर ये सोच कर के कहीं उसे कोई बात ना लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करते रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतार कर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रुमैसा को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमैसा का दिल चाहा वो माला से उसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक कोई सवाल करे। शायद लाशौरी तौर पर इसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी। वो जाने माला कौन है। 4 माह से उनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये तो ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है।
वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं, ये सोचकर उसने आज अपने गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए किया। पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुक कर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो, आई मीन तुम शादीशुदा हो या नहीं? इसके सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे बढ़ी कि उससे मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलट कर उसके जाने बाते हुए आहिस्ता से बोली। इस टाइम आसमान पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ गई है। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक होता है, इसका तसव्वुर ही मेरे सारे जिस्म में कभी तारी कर देता। आज पहली बार रुमैसा ने इसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा बिल्कुल समझ नहीं पाई। इसकी ज़ुबान से निकलने वाले बेरबत जुमले कभी कभी रुमैसा को ऐसा महसूस होता है जैसे वो पागल है। जितने जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग की शोलों में नज़र हो जाना कभी देखा है आपने? इसी पल बादल एक बार फिर गरजे। माला उसका जवाब सुने बगैर सिरों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत न हुई कि आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर न आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी, क्योंकि वो और बहुत सारी चीज़ों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर न आई थी। मगर इन 2 दिनों से बारिश बिल्कुल ख़त्म होगी, फिर भी वो ऊपर न आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए उसने बेख्तियार फ्लैट नंबर 103 पर नज़र डाली, जहाँ बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए उसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हो। नवीद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हजरा से माला के मुतल्लिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने के लिए बाहर जाती हूँ। आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जब मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूँ। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में ना आया कि वो माला के मुतल्लिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा कभी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहाँ आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सभी लोग आबाद थे। इसकी समझ में ना आया कि वो किसका दरवाज़ा बजाकर माला के मुतल्लिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहाँ मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा उसके साथ जा खड़ी हुई, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना है। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से उसे पहले देखा और फिर अम्मा हजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है, जो रोज़ाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानती हैं? उसका नाम माला है, गोरी से है, बहुत लंबे बाल हैं। बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में। नाम तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन बाल काफ़ी लंबे हैं। एक दफ़ा ऐसे ही मेरी नज़र पड़ गई थी। अब वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज़ से चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई। वो बिना सोचे समझे बिल पर हाथ रख दिया। कौन है? दूसरी तरफ दरवाज़ा खोल कर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर मेरी राइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज़ बोलते हुए उसने जल्दी से अपनी मद्दुआ बयान की। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक माला उसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब उसकी तवक्को के खिलाफ था। रुमैसा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल की लड़की उस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमैसा ने देखा उसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी।
मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो माँ मेरी इकलौती बेटी रहते हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल उसने मुझे अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था, तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी, फिर उनके साथ एक हादसा हुआ कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पे खड़ी खड़ी इस औरत ने रुमैसा की तफसीलें बताना शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना है इनकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी के बचने के लिए उसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए। लेकिन उनके जाने के कुछ दिन बाद फ्लैट चूसने वाली बदबू ने सबको अपनी जाने मुतवज्जा कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की ताबपोशीदा लाश पड़ी थी। इसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बोलते बोलते वह खतून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नजर डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी, पर लाश घर से कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत कौन थे। क्या वाकई इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जिसे उसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और लाश को घर में छोड़कर भाग गए। उफ, इस कदर सफाके रुमैसा ने खौफ से जर्जरी ली। हाँ, यही वजह है कि ये फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए और फिर जाने के बावजूद कोई इसे आबाद न कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से ऐसा लोगों में उजागर हुआ कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ खड़े खड़े ये सब बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आए। शायद इस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पे खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊँगी, मेरे मियाँ के आने का वक्त हो गया है। माजरत करती रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी बुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से नौजवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी। और शायद इस तरह मारने में सगे बाप का भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात उसे पिछले चंद घंटों में ही पता चली थी, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश उसके वजूद के अंदर कहीं इंतजार थी कि शायद कभी जिंदगी में उसे माला दोबारा मिली। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाना होता तो उसकी मतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी। जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। इसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब होगी, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रुमैसा का ये दिल सोचकर कांपता रहा कि उसने माला की तलाशी की इतनी कोशिश आखिर क्यों की। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह ही नज़ला जुकाम ने जगड़ रखा था, जिसके बायस वो अपनी चारपाई पर रजाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस से किसी काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था। उसने तन्हाई में रुमैसा के दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे उसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फ़ोन बंद किया उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजर कर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जाने बढ़ा है। उसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाज़ा खुला था, जबकि उसके बाहर मौजूद ग्रिल वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ी उस लड़की के पीछे लपकी तो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। सरे शाम में छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिर सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया और उसकी रोशनी में पूरी छत पर फैल गई। माला माला ऊपर चढ़ते उसने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा मजीद आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ फहू का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापस पलटी तो उसका पाँव उसी काली बिल्ली से टकराया जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ली ने बुलबुलाकर रुमैसा की जानिब देखा। उसकी चमकती मोटी कान जैसी आंखों में जाने क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर नीचे भागी। कामते हाथों से गिल का लाक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। इन्हें फ़ोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कबल वाला सारा वाक़या सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,
मेरी बात मानो तो बेटा उस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने उसे अपने आवाज़ों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में डल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं, रुमैसा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे शायद वहम हुआ था कि कोई ऊपर गया है, बिला वजह ही ऊपर बाकी शायद दिमाग खराब हो गया है। और रात के खाने तक वो शाम का वाक़ा बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर उसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब उसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू होगी, रुमैसा कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि उसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात को इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारी के तौर पर रुमैसा उसे देखती रही थी। जब ये साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी। असल में वो साया माला का था, जो कि खतरनाक चुड़ैल थी। खत्म शुद्ध।